अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, कराची के हल्का NA 249 पर दोबारा गिनती का मामला हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से मुतनाज़े हो गया है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम ही जमातों ने वोटों की दोबारा गिनती के अमल का बाइकआउट कर दिया है और उसके साथ साथ 5वें नंबर पर आने वाली PTI ने भी ज़िमनी इंतखाब कलदम कलदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले 4 माह में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ NA 45 कुरम के अलावा PTI हम देख रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन जीती, जबकि इसके अलावा बाकी चारों सूबों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अब तक हुकूमती जमात को शिकस्त का सामना रहा। इस साल में अब तक होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पे दर पे हम देख रहे हैं कि हुकूमत को शिकस्त का सामना है, जिससे हुकूमत पर कई संगीन सवालात जो हैं वो उठने, संजीदा सवालात जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं कि क्या हुकूमत आवाम का एतमाद खो बैठी है, क्या आवाम हुकूमत से मायूस हो चुकी है, या फिर पैदर पे जो शिकस्त की वजूहात हैं ये कुछ और हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की दावत दे रही है, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से भी मिसाक़े मईशत की बात की है। अब देखना यह है कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत की जिस तरह से हुकूमत हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए मिसाक़े मईशत की बात कर रही है, तो अपोजिशन क्या इन मामलात में ताउन करेगी। सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। PTI से मुझे ज्वाइन करेंगे अबड़ो साहब, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब PTI से, जबकि मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अफनान साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी PMLN की जानिब से, लेकिन क्या वजह बनी कि आज दोबारा गिनती के अमल का बाइकआउट कहा गया है? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो गिनती की दरख्वास्त थी वो हमने दी थी और हम इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल किया, मगर जब हमारे सुबह हम लोग गए उधर रिकाउंट के प्रोसेस को जब स्टार्ट होने लगा तो जो पहला बैलेट आया वो बैलेट के ऊपर सील ही नहीं लगी हुई थी, उसको रस्सी से बांधा हुआ था। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई अगर आपने मतलब कि अगर सील ही नहीं है बैलेट तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मेन चीज़ ही सील होती है, उसमें से आप निकाल लें, बाहर कर लें, जो मर्जी करते रहें। और पहला बैलेट बॉक्स जो था उसकी नहीं थी, तो फिर वहीं पे जो है वो मामला ख़राब हो गया और हमारे लोगों ने जो है वो कहा कि देखें, हम इस रिकाउंट के प्रोसेस को रुकवाना चाहते हैं। और ये जो है इसके अलावा हमारा ये था कि जो अनयूज बैलेट्स हैं उनकी भी हमें रिकॉर्ड दिया जाए, जो फॉर्म 46 होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं दे सकते। फिर इस तरह की और बेज़ाब्तियाँ थी जिसके ऊपर बहुत सारे फॉर्म 45 पे सिग्नेचर नहीं थे, खैर हमने पहले उनको कहा था। फिर हमारी एक दरख्वास्त थी जो हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए इसका पूरे का, क्योंकि देखिए फॉरेंसिक ऑडिट में होता बेसिकली क्या है कि अगर कहीं पे किसी ने, एक ही बंदे ने बहुत सारे वोट डाल दिए तो थंब इंप्रेशन मैच कर जाए, नहीं वो थंब इंप्रेशन एक ही बंदे के आ जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई बेज़ाब्तगी हुई है कि नहीं। उसको भी जो RO था उन्होंने रिजेक्ट किया। तो फिर खाली हमने नहीं, PTI ने, TSP ने और बाकी दीगर जमातों ने भी उसका बाइकआउट किया रिकाउंट का। और हमारा ये ख्याल है कि अगर बैलेट बॉक्सेस की सील टूटी हुई है तो फिर तो रिकाउंट मसले का हल नहीं। चले सैफुल्लाह अबड़ो साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपके उम्मीदवार ने तो 5वें नंबर पर हैं, तो आपको भी यही एतराज़ात हैं जो कि मुस्लिम लीग नून को एतराज़ात हैं? आपकी जानिब से भी ज़ाहिर है इलेक्शन कलदम कराने की दरख्वास्त दायर की गई है। देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो नून लीग का तो नहीं है। हम बेशक 5वें नंबर पर जब रिजल्ट है, लेकिन एक्चुअली बुनियादी मौक़िफ़ ये है हमारा कि जो ये इलेक्शन हुआ है NA 249 में वो सही नहीं हुआ। एक्चुअली ये तो एक एग्जाम्पल आया है कि जो PP के नुमाइंदे को मैनेज करके एक अनाउंस किया गया है कि ये उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। सारे जो ये इलेक्शन था ये मैनेज था। और मैं तो डे-1 से, मैंने तो कल भी कहा है TV पे बैठ के कि जो नून लीग ने ये वहाँ एप्लीकेशन दी थी कि ये रिकाउंटिंग की जाए, एक्चुअली ये उसका हल ही नहीं है, क्योंकि बैलेट बॉक्स जो भी थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, तो उन्होंने तो न जाने बैलेट पेपर का क्या असर किया होगा। तो ये कोई हल था नहीं एक्चुअली रिकाउंटिंग, क्योंकि ये जो इलेक्शन पीपल्स पार्टी की कोई जड़ें ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। PP का हल्के में बजाय में क्या उन्होंने किया है
तो इसका एक ही हल है कि ये रीपोलिंग हो इससे और फेयर इलेक्शन हो। वो किसी इदारे, जैसे मिर्जा इस्माइल ने भी कहा कि बैलेट पेपर्स जो है किसी इदारे के तहवील में दिए जाएं, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर तब भी होंगे जब ये सिंध पुलिस की निगरानी से बाहर निकले और ये जो फेडरल हमारे इदारे हैं वो उसको सुपरवाइज करें और रीपोलिंग हो। जिसका जब तो जिसको भी आवाम जो है इलेक्ट करेगा वो सबको कबूल होगा। आपने आज देखा कि सबूत सवेरे जो बैलेट बॉक्सेस आए हैं वो सील नहीं थे, यही तो वजह है। आपने देखा था जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि इस पे रिकाउंटिंग होगी तो पीपी बड़ी खुश थी। पीपी ने कहीं भी इसको अपोज नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि जो बैलेट पेपर्स आए हैं जो, तो उन्होंने उनका ऐसा आशय किया होगा कि मिर्जा इस्माइल के आप पूरी जो 5-6 पार्टी और हैं सबके वोट कम हो जाते और पीपी के वोट ये 16,000 से बढ़ के कोई वोट ये डबल भी हो सकते थे क्योंकि पीपी मैनेज कर सकती है, दूसरे लोगों को एक्सचेंज लगा के उसके वोट के वो खारिज कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब पार्टी, हम सबकी ये डिमांड है, आज सुबह भी आई है वो हकीकत सामने जाए। ठीक है कि जो बैलेट बॉक्सेज हैं वो जो है वो सील नहीं थे, तो इसकी जगह क्या कहा जा सकता है। सब पार्टी की जो ऑब्जेक्शन अपनी जगह, लेकिन जो हमारा स्टैंड चल रही है रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है एहतशाम साहब, कराची के हल्का 249 में ये दोबारा गिनती का जो मामला है वो एक बार फिर से मुतनाज़ हो गया है। हारने वाली तमाम ही जमातों ने सवालात खड़े कर दिए हैं, तो आपको लगता है मामला दोबारा रीपोलिंग की तरफ जाएगा? सोनिया, 249 अन्य का इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी फर्दर मुतनाज़ कर रहा है। जिस तरीके से तमाम पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिस तरह नो कॉन्फिडेंस का इज़हार किया गया, और आज रिकाउंटिंग का मामला तो बड़ा अजीब व गरीब हुआ वहाँ पे। अभी देखें, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा अजीब सा आर्गूमेंट कि जी शायद वो सील गिर गई होगी, वो पहले ही खोला बैग तो उसमें ये हाल हो गया, तो बाकी क्या होगा। और फिर बार बार सवाल आता है जी वो फॉर्म 46 फॉर्म 45 नहीं दिए गए, क्यों नहीं दिए गए। अब सवाल ये है सुनिए कि कराची का ये मार्का जिसको पीपल्स पार्टी और PMLN ने ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया था, आपने देखा इख्तलाफात तो पीपल्स पार्टी PMLN के चल ही रहे थे, PDM के तनाज़र में एक दूसरे के खिलाफ बयानात हो रहे थे। अब उसके बाद से आप देख लें जिस तरीके से यहाँ पे फ़िज़ा सियासी तौर पे ख़राब हुई है, तो दूर दूर तक नहीं लगता कि सियासी माहौल बेहतर होगा PDM के लिए, इन पार्टियों के लिए, या इन सारी पार्टियों का मामला PTI के लिए जो रूलिंग पार्टी है। हाँ। अब अहम सवाल इस वक्त यहाँ पे खड़ा होता है कि जी अब क्या होने जा रहा है। क्या पीपल्स पार्टी PTI ने कह दिया कलअदम करार दे दें, और यही बात PSP भी और MQM भी यही बात कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या इतना आसानी के साथ कलअदम करार दिया जा सकता है? वैसे तो सोनिया इस लिहाज से तो इसकी जस्टिफिकेशन या इस इलेक्शन को किसी तरह में नहीं माना जा सकता कि 2% वोट ले, 20% टर्न आउट इसका रहा है, 5% जो है ना वोट लिए जीतने वाले ने। अब इसका अगर तनाज़र देखें 2018 के इलेक्शन में वाडा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को तकरीबन 660-65 वोटों से हराया था। अभी भी आप देख लें वही निकला है कि जो जिस तरीके से तकरीबन 650 वोट से हम देख रहे हैं कि जो जीतने का मुतनाज़ा हो गया, मार्जिन हुआ जब मुफ्ता इस्माइल का। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी इसको कौन ठीक करेगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो राय आई चली जा रही है, अहम सवाल यह है कि ये पार्लियामेंट की बड़ी पार्टियां बैठ के अगर मसले का हल नहीं करती फिर रोना वही शुरू हो जाएगा। अभी आप जिस तरह बात कर रही हैं कि अब तक आप देख लें 16 इलेक्शन हुए हैं, 10 इस साल हुए हैं बाई इलेक्शन, PTI को 1 सीट मिली है, 1 सीट मिली है इनको वहाँ पे बलूचिस्तान में GDA को मिली है। PTI के लिए जहाँ पे हम देखते हैं लम्हा फिक्री है, वहाँ पे ये दो बड़ी पार्टियों का भी मसला है कि भाई अब नए इलेक्शन में जाना है और बगैर किसी उसके जिसको कहते हैं इसकी अगर वो नहीं होती, एक्शन में फॉर्म नहीं होती, तो ये मामला किधर जाकर रुकेगा। अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब देखें हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, डस्का का इंतखाब देख लें, अभी NA 249 के हालात आपके सामने हैं, 2013 के इंतखाबात, 2018 के सेनेट इंतखाबात देख लें। हमने देखा कि हर हारने वाली जमात जो है उसने हार तस्लीम नहीं की, बल्कि जीतने वाली जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। अब हुकूमत कह रही है और बार बार कह रही है कि आए मिलकर बैठते हैं, इंतखाबी इस्लाहात करते हैं ताकि धांधली का शोर एक ही बार खत्म हो जाए। तो फिर ऑपोजिशन को आपको नहीं लगता कि मिलकर बैठना चाहिए, एटलीस्ट कहीं से शुरुआत तो हो? जी, आपका अच्छा सवाल है। मैं एक कमेंट बस कर दूं, इससे जवाब देता हूं मैं कि PSP ने ये कहा है कि जो मेजॉरिटी बैलेट्स हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं, उनकी सीलें टूटी हुई थी। उन्होंने इनको इंस्पेक्ट किया, मेजॉरिटी की टूटी हुई। अच्छा, अब आपका सवाल जो है वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। देखिए, जो गवर्नमेंट का इलेक्टोरल रिफॉर्म का एजेंडा है ना, वो उसकी कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आती। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। 2017 भी नहीं, 2014 में एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर सारी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन दी गई।
उन तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी जो है वो इनपुट उसके अंदर दी। उस इनपुट के हिसाब से 2017 में इलेक्शन एक्ट बना। अब 2021 में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एकदम से आके कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होनी चाहिए, ई वोटिंग होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट देना है हमने वोटिंग का। अच्छा, मेरी जो है वो पीएचडी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ और मेरा ये सब्जेक्ट है क्या जिसके ऊपर ये सारी की सारी इस वक्त बात चल रही है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट करना या ई वोटिंग सिस्टम को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है कंपेयर टू जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। उसकी मैं आपको बड़ा सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, अभी इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के लेवल पे जाके आपको पोलिंग एजेंटों को भी साथ में लाना पड़ता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी साथ में लाना पड़ता है, आरओ को भी साथ में लाना पड़ता है, फिर आप उस पोलिंग स्टेशन को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ जितने बूथ हैं उसके ऊपर उनको आप मैनेज। लेकिन अफनान, माजरत के साथ आपकी इस बात में वजन तो ज़रूर है, लेकिन सवाल यह है कि आप किसी तरह के वोटिंग पैटर्न पे तो आप जाएंगे ना। अभी आप देख लें, अगर वोटिंग मशीन भी नहीं है, ई वोटिंग भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, और शायद खकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं कि जी आप इलेक्शन चुराना छोड़ दें तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी किस्म की आप इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की। अब इस बात में भी तो कोई लॉजिक नहीं है ना, कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो आप जाएंगे, कोई तो हल चाहेंगे इसका। देखिए, मैं आप गुजारिश करता हूँ, देखें यहाँ का कोई भी निज़ाम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का निज़ाम हो, चाहे वो ई वोटिंग का निज़ाम हो, चाहे वो पेपर बेस्ड निज़ाम हो, उसको चलाने वाला अगर उसको रिक करने की कोशिश करेगा ना तो वो उसको रिक कर लेगा। सिस्टम जो होता है ना, वो उसके अंदर अगर आप गार्बेज फीड करेंगे तो दूसरी तरफ से गार्बेज निकलता है। बुनियादी बात ये है जो हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर पेपर बेस्ड सिस्टम जिसके अंदर फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 है, उसके बावजूद भी हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो फिर आप जब ई वोटिंग ले आएंगे तो उसको मैनिपुलेट करना और भी आसान है उन ताकतों के लिए जिन्होंने पिछले इलेक्शन जो है उन्हें मैनिपुलेट किया। सही। अब आप इसके तो अफनान साहब, ई वोटिंग मशीन के अलावा जिन इस्लाहात की हुकूमत बात कर रही है, इस पर तो कम से कम आप बैठे ना, इस पर बैठने के लिए भी आप तैयार नहीं है, या काउंटर प्रपोजल ले आए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, काउंटर प्रपोजल जो है ना, दो बातें। एक तो काउंटर प्रपोजल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 इलेक्शन ऐसे हो जाए जिनके अंदर गैर जमहूरी कुव्वतों का अमल दखल ना हो, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप ईवीएम के ऊपर जाएं, मगर बातदरीज जाएं। इस तरह नहीं जा सकते कि आप कहें कि हमने 1000 मशीनें बनानी, 3 लाख मशीनें बनानी है, 1000 मशीनें एक दिन में बनेंगी तो हम अभी से शुरू कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपने हमें इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया, आपने एक ऑर्डिनेंस निकाला और आपने खुद ही काम शुरू कर दिया। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये पीटीआई के लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन अभी आप फेवरेट हैं उन ताकतों के। चलें सैफुल्लाह अब्रो साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सैफुल्लाह अब्रो साहब, अब ऑपोजिशन की तनकीद दुरुस्त है कि आपने इनको एतमाद में ही नहीं लिया, और दूसरा इतनी जल्दी क्या है? अभी कुछ दिन हुए ऑपोजिशन को आपने मुज़ाकरात की दावत दी, बात तो अभी शुरू हुई थी, विफाकी काबीना के इजलास में आपने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी, तो इतनी जल्दी क्या है हुकूमत को? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे काफी दोस्त हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि ई वोटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है, उसके प्रोसीजर का इल्म नहीं है। सब बंदे कह रहे हैं कि इससे नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात ये है, हमारे पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारी जो पार्टी है मुत्तफ़िक़ा तौर ये बैठेंगी, इंशाल्लाह बैठेंगी। आज भी हमारी पार्टी ने एक कमेटी तश्कील दी है जो सब पार्टी के लीडरशिप के साथ कांटेंजी में आएंगे और इंशाल्लाह सब मिलके जो भी मुत्तफ़िक़ा और सब लोगों को जो मंजूर होगा वो कहलाएगा। अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ऑब्जेक्शन होगा तो जो वो सजेशन देंगे तो उसी में हमारी पार्टी। लेकिन अबुल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब सारे लोग कहेंगे तो बात बनेगी, लेकिन वो तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है आपके लिए। वो कहते हैं कि रोज सख्त बयान देते हैं, तलखी इतनी ज्यादा है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी पार्टी आज भी वैसे इमरान खान साहब ने, एहतशाम साहब कहा है कि ऑपोजिशन की ख्वाहिश है कि हमें एनआरओ दिया जाए, तो इस माहौल में फिर कौन बैठेगा साथ? मैं आता हूँ, मुझे जवाब देंगे। एक्चुअली देखिए ना, हमारी पार्टी को कोशिश करेगी कि सब पार्टी बैठे, कोई एक ही जो है सिस्टम जिससे सब मुत्तफ़िक़ होते हैं उसी पे लाएंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी कि हमारी पार्टी हुकूमत वन साइडेड कोई डिसीजन करेगी। नंबर 2, हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ऐसे 3-4 इलेक्शन होने चाहिए जिसमें जो है एतबार बहाल हो। देखिए, एतबार कैसे बहाल होगा? मेरे ख्याल में हमारी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका एतबार इसी में बहाल हो सकता है कि एक मरतबा पीपी जीते, फिर अगली मरतबा नून लीग जीते, तीसरी मरतबा मौलाना साहब जीते, पीटीआई आउट हो जाए सिस्टम से, तो तब इनके लिए वो चीजें काबिल कबूल होगी। ऐसे नहीं होता।
देखिए ये जो चीजें नॉर्मली हो रही हैं कि इनको तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे अभी आपने पहले जिक्र किया कि हमारे जहाँ जो भी बाई इलेक्शन हुए हैं तो भाई उसमें पीटीआई नाकाम हुई। मैं आपको याद कराता चलूं, देखिए दस्ता की जो इलेक्शन हुई तो दस्ता की 2018 में नून लीग ने जीती है। ठीक है। हमारी पार्टी ने वहां से 7,000 वोट लिए थे। अभी हमने 2021 में 92,000 वोट लिए, हमारा वोट नहीं दिया। आज कल के खुशाब का इलेक्शन देखें। लेकिन एमए 249 में क्या हुआ? वहां से तो आप अपनी जीती हुई सीट पर आपको बदतरीन शिकस्त हुई है सर। 35,000 वोट लिए थे फैसल वाडा साहब ने, अब 9,000 वोट पे आ गए। बड़ा एहतशाम साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस? देखिए सारे माहौल में एक चीज बड़ी अहम है, जिस तरह अबू साहब बात कर रहे हैं, अफनान ने भी बात की है, लेकिन अहम सवाल यह है कि इस वक्त हुकूमत का काम जो है ना वो है कि किसी तरीके से ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे जो इतना सियासी माहौल कशीदा हो चुका है, जिसके बारे में सारे पाकिस्तान के मोतबर अदारे जो है ना वो भी परेशान हैं। और फिर दो बड़ी पार्टियां अलहदा से बात कर रही हैं, पीटीआई अलहदा कर रही है, बाकी पार्टियों को तो छोड़ ही दें। ये पार्लियामेंट की दो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी पे मिलन है, उनके अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इस मसले पे तो हुकूमत से इख्तलाफ कर रहे हैं। एक तरफ बिलावल कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पार्टली वो तैयार भी है इफ्स एंड बट के साथ के रिफॉर्म होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो माहौल बन गया है, अब जिस तरीके से मैं देखता हूँ स्टेटमेंट इतने शदीद किस्म के आते हैं, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, मरियम और एकजेब साहबा हैं, वो तो कहते हैं हमने किसी सूरत आपके साथ नहीं बैठना, जुल्म और ज़्यादती आपने हमारे साथ किया है, हमारे बंदों को जेलों में डाला है और आपने हमारे साथ वो सलूक किया, उसके बाद आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपके साथ बैठें। देखिए सारे माहौल को बेहतर करने के लिए जो फायर फाइटिंग की ज़रूरत है सोनिया, आज प्राइम मिनिस्टर को भी क्यों ज़रूरत पड़ी ये कहने की? मेरा ख्याल नहीं ख्याल चंद दिन पहले तक उन्होंने अपने वज़ीरों को मना किया था कि भी अपोजिशन के बारे में कोई बयान ना दें। अब ये तो एनआरओ की बात करने का मतलब है कि आप नहीं चाहते बैठे। कुछ लोग माजरत के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाहते कि इस तरह की रिफॉर्म होनी चाहिए, और वो असद उमर की बात बार बार सब लोग कर रहे हैं कि जी शायद असेंबली तोड़ने की तरफ मामला जाएगा। इस पर भी एहतशाम साहब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, मुझे बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अफनान साहब, कल शौकत तरीन साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं अपोजिशन जमातों के पास जाऊंगा, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे, टेम्परेचर कम करना है। हुकूमत भी दूसरी तरफ आपको दावत दे रही है, तो मुल्की मुफाद के लिए क्या आप लोग तैयार हैं कम से कम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए? इससे पहले तो जाहिर है जब हमारी बात होती है अपोजिशन के लोगों से तो उनका यही जवाब होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बार दावत दी थी हुकूमत को कि आए मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उस वक्त तो हुकूमत नहीं मानी, लेकिन अब हुकूमत खुद आपको दावत दे रही है। देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात है वो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 17 अक्टूबर 2010 को की थी। उसका नाम उन्होंने रखा था चार्टर ऑफ पाकिस्तान। तो और इसकी जो पॉलिसी मेकिंग का काम था वो मैंने शुरू किया था 2010 में ही। तो ये हमारा एक बड़ा पुराना और हमारी दरीना ख्वाहिश रही है। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन मिड ऑफ 2019 में एक तकरीर करी, उसमें उन्होंने इसका चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र किया। देखिए बुनियादी बात यह है कि हमारी इंटरनल रैंगलिंग है कि हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से ताकत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लड़ रही हैं और बाकी जो हमारे मुल्क में पावर ग्रुप्स हैं वो भी उसी पे लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर हम एक इकोनॉमिक एजेंडा बना लें 25 साल का, जिस पे हम एग्री कर जाएं सारे, ये इकोनॉमिक एजेंडा यही रहेगा, बेशक पावर प्लेयर चेंज होते रहे, तो उससे ये होगा जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर जो अभी नहीं आती। मिसाल के तौर पर हम डैम बनाना शुरू करते हैं, अगली हुकूमत आती है कहती नहीं ये डैम ही ठीक नहीं था, या मेट्रो बनाना शुरू करते हैं, अगली हुकूमत आती है कहती है मेट्रो ही ठीक नहीं। लेकिन अफनान माजद के साथ आपके ख्याल में मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है इसमें किसी को तो बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा ना। ठीक है, पहले जब आप लोग कहते थे ये नहीं मानते थे, सागदार साहब भी रेगुलर ये बात करते थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, यहाँ से अपोजिशन की तरफ से यानी पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल ये है कि चलें उस वक्त, अब अगर यह कहा जाए कि जी जब हम कहते थे आप नहीं माने तो हम क्यों माने, तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल अड़ने वाली बात हो जाएगी ना। अगर एक कोई झुकने के लिए तैयार हो ही गया तो मेरा ख्याल है बातचीत करने का कम से कम जो चैलेंजेस सीरियस नोयत के चैलेंजेस हैं, देखें ना वो क्या कह रहे हैं कि अगर 4% 5% ग्रोथ रेट नहीं आता तो आप फिर आप समझें कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है।
मतलब इस तरह की बातें करना और कहना कि जी मईशत का पहिया नहीं चल रहा, तो आपको अगर कोई रीच आउट कर रहा है तो मेरा ख्याल है बात मान लेनी चाहिए। देखिए, हमने पैटिफ के ऊपर गवर्नमेंट से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने नैब लॉ के ऊपर इनको अपॉइंटमेंट बना के दी, हमने जो है वो और मामलात के ऊपर गवर्नमेंट को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, जिसमें नॉर्मली हमें कभी भी ये ना करते। अब ये टीएलपी वाला मामला भी आपके सामने ही है। तो आज इमरान खान साहब ने एनआरओ की बात की, अभी आपकी बात दुरुस्त है, और आज ही उन्होंने एनआरओ की बात कर दी। हम जब इनसे मिलते हैं, हम इनको बहुत सीरियस किस्म की तजावीज़ देते हैं। मैं आपको बेशक कहेंगे तो मैं गिनवा भी दूंगा, नैब के ऊपर भी मैं गिनवा दूंगा आपको। ये बाहर निकल के कहते हैं हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि हमारी क्रेडिबिलिटी यहाँ ख़राब होती है अगर जब हम इनके साथ जाके बैठते हैं। यहाँ तो ये कोई हमें कोई एश्योरेंस दें, कोई गारंटी दें कि ये इस तरह की बात नहीं करेंगे, तो फिर हम ज़रूर बैठने के लिए तैयार हैं। हम हर मामले पे बैठने के लिए तैयार हैं, इकॉनमी के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। लेकिन ये बार बार ये जो सिलसिला है ना, इसको रुकना चाहिए। हम काम भी इनका कर सकते हैं। सैफुल्लाह अब्दुल साहब, आपने अगर इस्लाहात करनी है, संजीदगी दिखानी है, तो कम से कम कुछ टाइम के लिए बयानबाजी का ये सिलसिला आप नहीं समझने के बंद होना चाहिए। इस्लाहात की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन हमारे साथ ताउन करे, दूसरी तरफ फिर एनआरओ का शोर। आज फिर इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमसे एनआरओ मांगते हैं। एक्चुअली देखें, काफी खान साहब की स्टेटमेंट किसी तनाजुर में होती है, फिर हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने हिसाब से लेती हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियसली जो हमारे इलेक्शन इस्लाहात हैं या हमारे इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं उस पर हमारी दिल्ली खवायद है, इंशाल्लाह सब बैठेंगे मिलकर। अभी जो हमारे मेरे सेनेटर दोस्त साहब ने कहा है, ये अच्छी बात है, हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। अगर ये उनका एतबार भी इंशाल्लाह बहाल होगा, सब मिलकर बैठेंगे ताकि हमारे मुल्क का भला हो। ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये हमारी इज्जत है, हमारी जान है, हमारी शान है। तो इसके लिए लाजमी है, अगर कोई चीज आउट ऑफ वे कोई हिट करेगा वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी और भी इदारे हैं, ये अपने जो मीडिया का या ऐसे लोग उसको उछालते हैं, ऐसी नहीं है। खान साहब ने जिस तरह में वो चीज कही है उसका आप अगर डिटेल में देखें वो ऐसे नहीं है कि वो उसका किसी को हिट करने की बात है। देखिए, जब भी पॉलिटिकल लोग आते हैं तो लाजमी है उनके अपने मसाइल भी होते हैं, लेकिन जब उनके साथ, लेकिन इसमें अब्दुल साहब प्लीज एक चीज बताइएगा। अब्दुल साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर ने चंद दिन पहले भी अपने वजीरों को मना किया था कि बयानबाजी अपोजिशन के खिलाफ बंद कर दें, और बंद हो गई थी। और आज का बयान तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर के जहन में कुछ और है इस वक्त। देखें, जब एक तरफ आप सुलह सफाई की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रोज़ाना बयान दिए जा रहे हैं, आए बैठे, और आज प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जी एनआरओ मांगा जा रहा है, इसका मतलब है वो नहीं बुलाना चाहते। फिर लोग फिर सही स्टोरी की तरफ जा रहे हैं कि रिफॉर्म की बात कोई नहीं है, चंद दिनों में वही असद उमर की बात सामने आएगी कि सबनियाँ जो है ना तोड़ दी जाएं। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ना मिड टर्म पूरा नहीं करेगी। तो क्या हम ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर का आज का स्टेटमेंट हमें उसी तरफ लेके जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद उमर साहब ने जो बात की है उसने वो ऐसे ही, उसे आप देखें डिटेल में इंटरव्यू, वो मैंने भी खुद देखा है, लाइव में देख रहा था। जब वो राना मुबशर साहब उनसे बात कर रहे थे तो वो उनसे बार बार पूछ रहे थे कि कहीं ऐसे भी हो सकता है, कहीं ऐसे भी हो सकता है। उसने कोई 4-5 मरतबा उससे पूछा, तो उसी पे उसने असद उमर साहब ने यही उनको कहा कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो खान साहब इसमें कोई देर नहीं करेंगे। अगर वो देखते हैं कि एवाम मुझ पर एतमाद नहीं करता, हम अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं या सिस्टम सही नहीं चल रहा, तो उसी लेवल से उसने बात की। वैसे भाई अब्दुल साहब, अब देर नहीं हो गई? ये तो मेरा ख्याल है महीना 2 महीने जब आए थे इक़्तिदार में तो करते। अब तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 सालों में जो तवक्कुआत थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई लोगों की, और जो गवर्नेंस मॉडल वो लाना चाहते थे वो ला नहीं सके। कभी मिसाक मदीना, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी वो और सोशल एक मॉडल लेके आना चाहते हैं। आप देखें एहसान साहब, 3 साल में अभी 2.5 साल हुए, अभी लोगों को जल्दी है 2.5 साल को 3 साल भी कहना शुरू हो गए। बात यह है कि 50 साल से जो चीजें देखें, एक चीज आप देखें कि खान साहब की कोई भी जाती इंटरेस्ट किसी में नहीं है कि वो कोई अगर प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, कोई भलाई के लिए प्रोजेक्ट आएगा तो उसके बैक साइड पे उनकी कोई किकबैक्स होंगी या उनके रिश्तेदारों की कोई उसमें एक्सपेक्टेशन होंगी। खान साहब जो भी स्टेप उठा रहे हैं, जो उन्होंने चीजें कही, उनकी तरफ ही जा रहे हैं वो। ऐसी बात कोई नहीं। आपने देखें करंट अकाउंट डिफिसिट आपका कितना था, $20 बिलियन था। वो कैसे? आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल निल थी उसी टाइम पे। ये तो पिछली गवर्नमेंट से की थी ना, 2011
इसका मकसद है। लेकिन अबड़ो साहब, अगर मामला दुरुस्त सम की तरफ जा रहे हैं तो अभी तक रिसेंट मंथ्स की अगर बात करें तो तकरीबन 10 ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं, जिसमें 9 इंतखाब में पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये परेशान कुन नहीं है पीटीआई के लिए? नहीं है मैडम, ऐसी कोई बात ही नहीं। आप देखें, हम 249 का जो इलेक्शन हुआ है, पहले भी वो सवाल में जवाब दे रहा था, तो एहसान साहब ने बीच में वो शायद कोई और क्वेश्चन किया, तो मैं आपको दूं कि अगर पीटीआई ने यहाँ 8000 वोट दिए हैं, तो ये कहा जाता है कि फैसल वाडा ने 2018 में 37,000 वोट दिए थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब ने 36,500 वोट दिए थे। तो अभी मिर्जा इस्माइल ने तो 14,000 वोट दिए। इस मरतबा टर्नआउट यहाँ कम था। अगर कुछ वोटों का डिफरेंस आया है तो उसको हम कवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात है। हमारे मिनिस्टर को वहाँ या हमारे एमएनए को वहाँ काम करना चाहिएगा। अभी देखें पंजाब के इलेक्शन। अच्छा, आपको उम्मीद है कि मामला रीपोलिंग की तरफ जाता है तो फिर पीटीआई जो कि 5वें नंबर पर आई वो भी जीत का दावा कर रही है, वो भी जीत सकती है? उम्मीद है आपको? मुझे कंप्लीट करने दें। देखें, पंजाब के इलेक्शन से जो 9 इलेक्शन कहे जा रहे हैं, पहले दस्ता का इलेक्शन था। दस्ता के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार ने 18 में वोट दिए थे 60,000। अभी तो हमने 90,000 वोट दिए। कल खुशाब का इलेक्शन है, 18 में हमारे उम्मीदवार ने 60,000 वोट दिए थे, और जो कल जो हमारे इलेक्शन हुआ है उसमें हमने 62,000 वोट दिए हमने। तो हमने अपना वोट नहीं खोया, हमने अपने लोगों का एतबार नहीं खोया। हाँ, अलबत्ता ये है, देखिए नून लीग का बंदा कल जीता है खुशाब में, उसने 73,000 वोट दिए हैं। उसको पीटी ने भी सपोर्ट किया, उसने भी कोई 1200 वोट पिछली इलेक्शन में लिए थे ना। सही। देखिए पीटी भी कहती है कि भाई हमारा बड़ा स्टेक है। तो पीटी ने 2018 में उनके उम्मीदवार ने कोई 1200 वोट दिए थे। अभी उसकी भी सपोर्ट लाजमी नून लीग को थी, वो 1200 वोट उनमें जमा हो गए तो वो भी जीते। चले, ये आपका अबड़ो साहब क्लेम जो है अफनान से पूछा। अफनान, आपको क्या लगता है जो अबड़ो साहब कह रहे हैं कि जी किसी हद तक तो वो सही कह रहे हैं कि वोट बैंक नहीं? अब डस्का में भी आप देख लें जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ा है आपका पीटीआई का। हारे जरूर हैं, वैसे तो आप ही की सीट थी, खुशाब वाली भी आप ही की सीट थी, ये पीएमएलएन की थी। अब सवाल ये है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी अब आइंदा अगर इलेक्शन होने जा रहा है, अगर बगैर किसी रिफॉर्म के होने जा रहा है तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी? और ये झगड़ा बहुत आगे चला गया है सियासी तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे। सूरत हाल मुल्क के जो जिनके हाथ में भाग दौड़ है वो भी खामोश होकर बैठे हुए हैं कि समझ नहीं आ रही किधर जाएँ। तो आप तवक्को कर रहे हैं लोग कि इस वक्त पीएमएलएन को इनिशिएटिव ले ले, मुल्क के हालात ठीक करे। आपको याद है, थोड़ा सा सवाल लंबा हो गया, जब आप नवाज शरीफ साहब अभी जेल में नहीं गए थे, ये पनामा हुआ था, तो मुसलसल एक बात करते थे कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत ख़राब से ख़राब तर हो गई है, पाकिस्तान डूब रहा है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर बयान दिया, कंट्राडिक्ट किया अपने लीडर को कि ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अपोजिशन के लोग भी तुले हुए हैं कि भाई हर हुकूमत की छोटी सी अच्छी बात है उसको भी गलत साबित करना। हाँ, इसका जवाब लेंगे अफनान साहब से, लेकिन एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद आएंगे डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अफनान साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और ये कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इलाज के लिए बाहर जाना है। इससे पहले मरियम नवाज के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी, नवाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं। तो ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ जब जेल से बाहर आएंगे तो जाहिर है वो पार्टी के मामलात को देखेंगे, संभालेंगे सूरत हाल। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उनका बड़ा लॉन्ग टर्म एक ये कैंसर का इशू है जो बड़े अरसे से चल रहा है। और अगर वो कह रहे हैं कि उनको इलाज कराने के लिए बाहर जाना है तो वो कोई जेन्युइन इशू ही है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ये इलाज कराने के लिए गए थे और ये वापस आए थे अभी रिसेंटली, कोई मतलब कि लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा इसमें मजीद और कुछ रीड नहीं करना चाहिए। वैसे नवाज शरीफ भी अफनान साहब बाहर गए थे इलाज के लिए, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ उनका इलाज। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज साहब का जो हार्ट का इशू, देखें दो बातें, एक तो उनका हार्ट का इशू जो उसका अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, जो कि उन्होंने जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। और कोविड का एक इशू जो है वो जेन्युइन इशू है, सारे पाकिस्तान को पता है। और देखिए दूसरी एक और बात भी है, मियां मोहम्मद नवाज साहब की प्लेटलेट्स 1000 पे आ गई थी या इससे भी कम हो गई थी, और वो नैब कस्टडी में हुआ था और 3 दफ़ा उनको हार्ट अटैक भी हुआ उधर। ये कुछ चीज़ें जो कि अनएक्सप्लेन्ड है,
जिनके ऊपर जब वक्त आएगा तो हम उसकी तफ्तीश जरूर कराएंगे। लेकिन माजरत के साथ अफनान, आपकी लीडरशिप तो ये कहती है, खुसूसी तौर पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे लगता नहीं कि उनको इंसाफ मिलेगा, जब तक वो इंसाफ नहीं मिलता वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो तो ये बात कर रहे हैं। मैंने भी यही कहा ना, देखिए नैब कस्टडी में जो कुछ हुआ, मेरी मुलाकात जब हुई थी आखिरी दफ़ा मियाँ साहब से सितंबर में लास्ट ईयर, तो उन्होंने ये बात मुझे कही थी कि उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। तो अब अगर आप मुझे बताएं ना कि अगर आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नैब की कस्टडी के अंदर ये हालात किए जाएंगे तो उसके बाद फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेना चाहिए ना हमारी पार्टी लीडरशिप को। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज साहब को कोई शौक नहीं है कि वो बाहर रहे, उनकी सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजरी है, उनकी सारा फैमिली पाकिस्तान में, शरीफ फैमिली आज भी मेजोरिटी में पाकिस्तान में ही रहती है। ठीक है, तो उसको इसके अलावा प्ले नहीं करना चाहिए। मैं एहतशाम साहब आपका एक सवाल था इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको मैं जरा थोड़ा टच करना चाहूंगा। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है इसकी थ्योरीज जो है वो डेवलप नहीं की, ये आज से कई सौ साल की डेवलप हुई हुई है। उसके अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना वो फंडामेंटल होता है, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आप लोन कितना ले सकते हैं, आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि इन्फ्लेशन कितनी होगी, जॉब कितनी क्रिएट होंगी। अब बात ये है कि जब ये लोग आए तो इन्होंने फोकस किया करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ, जो $15 बिलियन का था, $15.5 बिलियन का। ये इसको बात तदरीज अगर नीचे लेके आते ना तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी इतनी डिस्टर्ब ना होती और ये करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल में ले आते। जो ये बात करते हैं, इन्होंने आके नीजर रिएक्शन दिया। असद उमर साहब ने 160 के ऊपर उसको ले गए अपना डॉलर को और 13% पे इंटरेस्ट रेट ले गए, इकोनॉमी बंद कर दी इन्होंने मुल्क। उसके बाद करंट अकाउंट तो कम होना ही था ना, आप मुल्क की इकोनॉमी को बंद कर देंगे तो करंट अकाउंट भी बंद हो जाएगा, जाहिर है। फिर ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जो इनके वजीर खजाना है, कि ये असद उमर ने किया और फिर उसके बाद आईएमएफ को इकोनॉमी दे दी। आईएमएफ वालों को तो कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग तो मरते मर जाए, उन्होंने तो अपना पैसा वापस निकालना है। हाँ। अब आके पहली दफा 3 साल बाद इस मुल्क के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको एटलीस्ट ये पता है कि करना क्या है। पिछले 3 साल से तो अभी उम्मीद है कि शौकत तरीन साहब के हवाले से आप कह रहे हैं उनको समझ आ गई है, तो अगले जो 2-2.5 साल रह गए इनमें मईशत की समत आपको लगता है कि दुरुस्त हो जाएगी? वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं मैं अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करूंगा। हाँ। मेरे सबसे तल्लुकात तो पीपल्स पार्टी वालों से भी, पीएमएलएन से भी अच्छे हैं, उम्मीद है मान जाएंगे वो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कम अज कम उनको डायरेक्शन का पता है और ये डॉक्टर वकार को जो उन्होंने लगाया है ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये हमारी टीम के बंदे थे, ये बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी है। अगर ये इसाक डार साहब की टीम को लेके आएंगे, इसाक डार साहब की पॉलिसीज को लेके आएंगे तो मुल्क में तरक्की आएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये अना का जिद का मसला ना बनाए कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून कर रही थी तो आपने नहीं करना। रास्ता वही है जिसके ऊपर हम चल रहे थे। सही। मुल्क की इकोनॉमी जब बड़ी होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा, ज्यादा होगा, तो आप कर्जा भी ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर हम अबड़ो साहब की तरफ भी जाएंगे। अब शौकत तरीन साहब नए वजीर खजाना, जाहिर है अपोजिशन जो मुखालिफिन हैं वो भी कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ हालात जा सकते हैं, शौकत तरीन पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? देखिए जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बज़ाहिर तो बड़े परेशान हैं, उनको लगता नहीं है कि चीज़ें इतनी आसानी के साथ होंगी। बड़े सीरियस नौयत के चैलेंजेस हैं। वो चाह रहे हैं कि सारी पार्टियां बैठ जाएं, उनको ब्रीफ किया जाए कि भाई सियासत थोड़ी देर के लिए छोड़ दी जाए और ये जो इक़्तिसादी हालत बिगड़ चुकी है, जो हाथ से निकलती चली जा रही है। अब देखें ना, एक तरफ IMF का इतना शदीद दबाव है कि उन्होंने कह दिया है कि जी आप 35% आप बिजली बढ़ाएँ, आप जनाब अपना क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेशन जो 3800 अरब पे है इसको आप 5.5 बिलियन पे लेके जाएं। वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि बिजली के बढ़ा सकें, हम इस पोजीशन में नहीं है कि गैस के रेट बढ़ा सकें। हम उनको जाके कहेंगे हमारे लिए मुश्किल है, हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है। दूसरे लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं कि IMF ने बेल्ट टाइटनिंग जो स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम लाए हैं उसमें ग्रोथ है ही नहीं है। जब ग्रोथ नहीं होगी, पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, गुर्बत कम नहीं होगी। उस लिहाज से बड़ी अहम बातें हैं। लेकिन सोनिया, अहम सवाल यह है कि क्या इस स्टेज पे भी जब मुल्क के हालात इक़्तिसादी तौर पे इतने गंभीर हो गए हैं, सारी सियासी जमातें अपने सियासी मफादात से ऊपर उठ के सोचेंगी? माजरत के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा। सही, ठीक है। अब मैं एक बात ऐड कर दूं जी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर करनी है ना इन्होंने, तो हमारी तरफ से सबसे बड़ा नुमाइंदा चार्टर ऑफ इकोनॉमी का इसाक डार साहब हों। पहले जो आपने उन लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, उन पे झूठे इल्जाम लगाए, झूठे केसेस बनाए, आप बंद करें ये प्रोसिक्यूशन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून से हमारा ताल्लुक है।
अगर आपने बाकी चार्टर इकोनॉमी ये तो फिर वही बात हो गई ना जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये तो फिर सीधा सीधा एनआरओ मांगा जा रहा है ना। नहीं एहतशाम साहब, देखिए इसमें अब इसहाक डार साहब सर एहतसाब तो चलता रहे ना, आप ये इसहाक कहेंगे डार साहब की ज्यादा बातें ना करें। जज की वीडियो है, अभी ऑरेंज लाइन का कितना बड़ा बिलियन लिया है। डॉलर का, कितने बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है आप देख लें, वो सब ने मना किया था। कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब भी मान गए थे, फवाद हसन फाद ने भी उनको एग्री करवा दिया था, लेकिन नहीं माने तो इसहाक डार साहब नहीं माने। और यही सवाल कहते हैं कि चीफ की मीटिंग में भी पिंडी में हुआ, बताया गया कि जी 250 रुपये अगर आप इसका किराया नहीं रखते तो बात नहीं बनेगी, लोन कैसे वापस होगा। तो उन्होंने कहा जी चीज़ें सियासी तौर पे हमें करनी पड़ती है। इसहाक डार साहब ने कहा जब इस तरह की बातें करेंगे सिर्फ सियासत करने के लिए तो इक़्तिसादी हालत तो ख़राब होगी। देखिए इक़्तिसादी हालत डार साहब के दौर में ख़राब नहीं हुई। डार साहब 6% GDP छोड़ के गए थे। बात यह है कि जिसका जो काम है वो करे। ठीक है, माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, PTI से सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।